नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देवेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्विस से बर्खास्त कर दिया है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुलिस की देवेंद्र सिंह को बर्खास्त करने की मांग को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही देवेंद्र के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के दोषियों की फांसी पर सस्पेंस बढ़ गया है। डेथ वारंट को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद 4 दोषियों में से एक मुकेश ने अब निचली अदालत से दया याचिका की दलील देकर फांसी के लिए तय 22 जनवरी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कुमार विश्वास ने खुद के बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है। कुमार विश्वास ने ऐसी अटकलों पर तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा कि वो तो इस वक्त भारत में ही नहीं है, ऐसे में पार्टी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने आईसीसी का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिलने पर यह कहकर हैरानी जताई कि वो बरसों से गलत चीजों के कारण कटघरे में रहे। कोहली को 2019 वर्ल्ड कप के दौरान दर्शकों को स्टीव स्मिथ की हूटिंग से रोकने के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। कानपुर में अमेजॉन के चीफ के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में व्यापारियों ने भारत दौरे पर आए अमेजॉन के प्रमुख जेफ बेजोस के निवेश की योजना का जोरदार विरोध करते हुए नारेबाजी की और उनकी तस्वीरों को जलाया। जेएनयू हिंसा, सीएए और एनआरसी समेत कई मुद्दों के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी गई। पश्चिम बंगाल के रायगंज में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रचार कर रही बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री देवाश्री चौधरी की कार रोककर इलाके के लोगों ने घेर लिया और उनका विरोध किया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए जवान घंटों बर्फ पर चलते रहे, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की और चिनार कॉर्प्स के वीडियो को ट्वीट भी किया। कर्नाटक के हावेरी में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की लिंगायत धर्मगुरु स्वामी वाचनन के साथ मंच पर बहस हो गई। येदियुरप्पा इतना भड़क गए कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। हालांकि मुख्यमंत्री धर्मगुरु के समझाने पर शांत हो गए और कुर्सी पर बैठ गए। देश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के नौसैनिक संस्करण ने अरब सागर में विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। केरल की कोच्चि में इस्लामिक संगठन की लड़कियों ने एनआरसी और सीएए के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। ओडिशा के कोणार्क में मकर संक्रांति के मौके पर मरीन ड्राइव के किनारे लोग जमा हुए और जोरदार जोश के साथ पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाया। तमिलनाडु के मदुरई में जलीकट्टू प्रतियोगिता में लोग बढ़ चढ़कर पहुंचे और सांड को पकड़ने के खेल में हिस्सा लिया। इस दौरान हजारों लोगों ने प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के त्रिलोकीनाथ इलाके में भारी बर्फबारी से सारा इलाका कई फीट बर्फ से ढक गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली कैंट में मौजूद आर्मी परेड ग्राउंड पर 72वां थल सेना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने जवानों को सम्मानित किया। खास बात यह है कि आर्मी परेड को कैप्टन तान्या शेरगिल ने लीड किया। यह पहली बार था जब किसी महिला अधिकारी ने आर्मी डे परेड को लीड किया है। लेकिन इससे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पर सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नौसेना चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
दौरान आर्मी प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने थल सेना के सभी सैनिकों, उनके परिवारों को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके बाद दिल्ली कैंट में हुए कार्यक्रम के दौरान 72वें सेना दिवस के मौके पर पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी सलामी ली। इसके बाद थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान शौर्य और बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले जवानों को मेडल से भी नवाजा गया। दरअसल आजादी के बाद देश में कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी और फिर हालात को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा। भारतीय सेना के अध्यक्ष तब भी ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने। उस समय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। के.एम. करियप्पा के सेना प्रमुख बनाए जाने के बाद से ही हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। लिहाजा 72वें सेना दिवस पर भी दिल्ली में थल सेना मुख्यालय पर सैन्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें देखिए कैसे सेना के दस्ते और रेजिमेंट शामिल हुए। इसके साथ कई झांकियां भी निकाली गई, जिनमें सेना की तोप परेड करती दिखाई दी। और लगातार लैंड और एयर ऑपरेशन किस तरह से करते हैं। रूद्रा अटैक हेलीकॉप्टर भी ठीक सामने एस्कॉर्ट करते हुए सारे टैंक्स को ले गया और इसी तरह से इंडियन आर्मी एक युद्ध के माहौल में, कॉन्फ्लिक्ट के माहौल में ऑपरेट करती है। आपको अलग अलग इंडियन आर्मी के एसेट्स और जो अलग अलग उनकी क्षमताएं हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। इतना ही नहीं, थल सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से उतरकर जांबाजी भरे करतब भी दिखाए, ताकि समझा जा सके कि सेना के जवान किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम हैं। अभी फिलहाल हम आर्मी परेड ग्राउंड में है दिल्ली कैंट में, जहां पर इंडियन आर्मी एविएशन के एयरएच हेलीकॉप्टर से आपको दिख रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी के जवान हैं वो स्लिथरिंग करते हुए रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं और ये डेमो किया जा रहा है 72वें इंडियन आर्मी दिवस पर। 72वें सेना दिवस की खास बात ये रही कि आर्मी परेड को कैप्टन तान्या शेरगिल ने लीड किया। तान्या गणतंत्र दिवस परेड में भी सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। पहली बार किसी महिला अधिकारी ने आर्मी डे परेड को लीड किया है। शेरगिल सेना के सिग्नल कोर में कैप्टन हैं। कैप्टन शेरगिल के बारे में ये खास बात है कि वो अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हैं जो सेना में रहकर देश की सेवा कर रही हैं। उनके पिता तोपखाने यानी आर्टिलरी, दादा बख्तरबंद यानी आर्म्ड और परदादा सिख रेजिमेंट में पैदल सैनिक यानी इन्फेंट्री के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। आर्मी डे के मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 2019 में सेना में शामिल हुए हथियार के बारे में बताया। साथ ही पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी और सख्त लहजे में कहा कि भारतीय सेना के पास आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वालों के लिए बहुत विकल्प हैं, इसीलिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। आतंक के प्रति हमारा पॉलिसी जीरो टॉलरेंस का है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के खिलाफ आतंक करने वालों को जवाब देने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प हैं, जिनका इस्तेमाल करने में हम नहीं हिचकिचाएंगे। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया और दावा किया कि इससे कश्मीर को भारत से जोड़ने में मदद मिली है। धारा 370 को हटाना एक ऐतिहासिक कदम है, जो जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना दिवस पर शुभकामनाएं दी और एक वीडियो ट्वीट कर चिनार कोर की वीरता की सराहना की, जिसमें देखा गया कि जवान एक महिला को भारी बर्फ के बीच स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। पीएम ने लिखा, हमारी सेना वीरता और पेशेवर रवैये के लिए पहचानी जाती है। उनकी मानवतावादी भावना के लिए भी उसका सम्मान किया जाता है। जब भी लोगों को मदद चाहिए होती है, हमारी सेना ने मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद की है। हमारी सेना पर गर्व है। मैं शमीमा और उनके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इस बीच दिल्ली में आर्मी चीफ जनरल नरवणे के आवास पर एट होम कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों से हाथ मिलाया और शहीद जवानों के परिवारों से भी मुलाकात की।
इसके अलावा उन्होंने सेना के हथियारों से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी वहां पर देखी। साथ ही सभी ने बैठकर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी देखी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी डे पर सभी को बधाई दी और कहा कि हमारे जवान अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, हमें अपने जवानों पर गर्व है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी काफी देर तक सेना प्रमुख से भी बात करते रहे। दरअसल 14 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ भारतीय थल सेना दुनिया में दूसरी सबसे ताकतवर सेना है। वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक देश में कुल मिलिट्री फोर्स 34,62,000 है, जिसमें एक्टिव जवानों की संख्या करीब 14 लाख है। एक्टिव जवान वो होते हैं जो सर्विस में होते हैं, जबकि 21 लाख रिजर्व जवान, यानी वो जो सेवा में सक्रिय नहीं है। अगर युद्ध की स्थिति में उनको बुलाया जाता है तो फिर वो अपनी सेवाएं सेना को दे सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों से लोहा लेने वाले टैंकों की बात करें तो इनकी संख्या 4,184 है। टैंकों के मामले में हमारी सेना दुनिया में 6ठे नंबर पर है। हमारे पास ऑटोमेटिक तोपों की संख्या 200 है और खींचकर ले जा सकने वाली तोपों की संख्या 4,060 है। दुश्मनों की चौकियां उड़ाने वाले रॉकेट प्रोजेक्टर्स की संख्या 266 और बख्तरबंद युद्धक वाहनों की संख्या 2,815 है। जम्मू में कई जिलों में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू की गई। मकर संक्रांति के मौके पर जम्मू क्षेत्र के कई जिलों में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। इसके साथ ही होटलों और अस्पतालों समेत कई संस्थानों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा बहाल करने की मंजूरी भी दे दी गई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने 64वें जन्मदिन पर मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। गुजरात के अहमदाबाद में मकर संक्रांति के मौके पर विदेशी सैलानी स्थानीय लोगों के साथ पतंग उड़ाने के बाद हिंदी गाने पर जमकर थिरके। एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें घटा दी, जिससे एफडी पर मिलने वाले ब्याज में 0.15% की कटौती की गई है। बैंक के मुताबिक 1 साल से ज्यादा की अवधि वाली एफडी पर अब 6.1% ब्याज मिलेगा, जो पहले 6.25% था। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस ने भारत दौरे पर बड़ा ऐलान किया और कहा कि वो भारत में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने पदभार संभाल लिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 5 पर भारी मात्रा में मलबा गिर गया, जिसके चलते रास्ता बंद हो गया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग की वजह से मेलबर्न में मंगलवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन के प्रैक्टिस मैच रद्द करने पड़े और बुधवार को क्वालिफाइंग मुकाबले देरी से शुरू हुए। असम के गुवाहाटी में माघ बिहू का त्योहार धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर विशालकाय होलिका जलाई गई। लगातार 2 दिन बढ़त के साथ शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 79 अंक गिरकर 41,872 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 19 अंक गिरकर 12,343 पर बंद हुआ। यूपी के बरेली में एक पुलिस अधिकारी के घर हुई डकैती से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बदमाश शाम 7 बजे घर में घुसे और हथियारों के दम पर लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। सरकार और पुलिस दावा करती है कि यूपी में क्राइम कंट्रोल में है, लेकिन इस दावे की धज्जियां उड़ाते हुए अपराधियों ने एक पुलिस वाले के घर को लूट लिया, वो भी शाम के 7 बजे। खबर के मुताबिक करीब आधा दर्जन बदमाश थानेदार पुष्कर सिंह के घर में घुसे और हथियार दिखाकर उनकी पत्नी और बच्चे को बंधक बना लिया। यही एंट्री किया था, दरवाजा खुला हुआ था। उस समय उन्होंने कहा था कि हम पड़ताल करने आए हैं, जांच करने आए हैं। अंदर जाके अपने आप को क्राइम ब्रांच बताया था और उसके बाद इन्होंने घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घर के अंदर 4 बदमाश थे। पुलिस अधिकारी की पत्नी और बच्चे को धमकाने के बाद उन्होंने एक एक जगह की तलाशी ली। लाखों की ज्वेलरी और कैश उनके हाथ लगा। बस गन दिखा रहे थे मुझे कि मार दूंगा इस बच्ची को, मुझे इतना डरा दिया था। और चाकू था, एक रॉड थी उनके पास छोटी मोटी सी, और चाकू काफी बड़ा था। चाकू दिखा रहे थे मुझे, बोले बताओ माल कहाँ है।
पुलिस अधिकारी की पत्नी ने जब अनजान लोगों को घर में देखा तो फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन बदमाशों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। बदमाशों ने तसल्ली से घर की तलाशी ली और इसी दौरान उनकी नजर पुलिस अधिकारी की कैब पर भी गई, लेकिन जाहिर है उन्हें कानून या कानून के रखवालों का बिल्कुल भी खौफ नहीं था। पुष्पेंद्र सिंह फिलहाल पीलीभीत में तैनात हैं और इधर बदमाश उनके घर को खाली कर गए। इतना ही नहीं, वो मकान की पहली मंजिल पर रहने वाले किराएदार के घर में भी घुसे और वहां से भी कैश और ज्वेलरी लूट ली। जाते समय बदमाश सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने साथ ले गए ताकि उनकी पहचान न हो सके। मामले की खबर होते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए और पुलिस ने खोजी कुत्तों की मदद भी ली। टीमें हमारी लग गई हैं ऑलरेडी। पिछले 1 घंटे से हमारी टीमें इस पर काम कर रही हैं। हमें पूरा यकीन है जल्दी इस मामले का खुलासा होगा और मुलजिम पकड़े जाएंगे। पुष्कर सिंह का परिवार इस लूट के बाद से डरा हुआ है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के लिए मामला प्रतिष्ठा का है, क्योंकि सवाल है कि आम लोगों के लिए सुरक्षा के दावे का क्या होगा अगर किसी पुलिस वाले का घर ही सुरक्षित नहीं है। फिर से बात कही है। आपको बता दें कि पहले भी जाकिर नाइक को लेकर जो विवाद था वो चलता रहा था। अब दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सनसनीखेज बयान दिया और फिर अपने ही बयान में गिर गए, क्योंकि बीजेपी ने दावा कर दिया कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के जाकिर नाइक से रिश्ते रहे हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने खुलासा किया कि सरकार ने 370 हटाए जाने के एवज में जाकिर नाइक से समझौता करने का प्रस्ताव रखा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने, जिन्हें की नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने देशद्रोही डिक्लेयर किया हुआ है, उन पर मुकदमे दायर किए हुए हैं, उनका ये बयान आया है कि 2019 सितंबर में उनके पास नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का दूत गया और कहा कि यदि आप आर्टिकल 370 कश्मीर में हटाने का समर्थन करते हैं तो वे सारे मुकदमे वापस ले लेंगे और वो भारत आ सकते हैं। अब इतना बड़ा बयान जिसे कि अमित शाह और मोदी जी ने देशद्रोही करार किया चुका, वो अगर ये बयान दे रहा है तो उनको उसका खंडन करना चाहिए। आज तक खंडन क्यों नहीं किया गया, ये मेरा प्रश्न है। दिग्विजय सिंह जी के पास खबर कैसे आई? क्या वो जाकिर नाइक से जुड़े हुए हैं या इस प्रकार के लोगों से उनके साथ जुड़े हुए हैं? क्या उनको स्पष्ट करना चाहिए कि उनको कहां से जानकारी मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया केस में फांसी की सजा पाए दोषियों की डेथ वारंट पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दोषी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये फांसी की सजा में देरी की रणनीति लग रही है। ऐसे में हाईकोर्ट इस फैसले के बाद दोषियों की फांसी 22 जनवरी को होनी मुश्किल लग रही है, क्योंकि दोषी मुकेश ने क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की है। दरअसल दिल्ली सरकार के वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि अगर राष्ट्रपति दया याचिका खारिज भी कर देते हैं तो उसके बाद भी 14 दिनों का वक्त मिलेगा। हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनमोहन ने इतना सुनने के बाद दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन दोनों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आपकी व्यवस्था कैंसर जैसी है। हालांकि कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र से अपील की है कि वो दोषी की दया याचिका को खारिज कर दे। इस बीच एक दोषी मुकेश ने फांसी दिए जाने की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए अब निचली अदालत का रुख किया है। मुकेश के वकील ने ट्रायल कोर्ट को अपने मुवक्किल की दया याचिका के बारे में जानकारी देते हुए फांसी के लिए तय 22 जनवरी की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। जो मर्जी फाइल की गई है, अगर कल तक जब तक ये मर्जी फाइल नहीं की गई थी तब तक ये था कि उस डेट को 22 को एग्जीक्यूशन कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मर्जी पेंडिंग हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली पोस्टपोन हो जाता है। तो हम फिर भी एक उम्मीद में है कि 22 को हैंग किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 100% ऐसा होगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो आर्टिकल 32 है उसमें हम सुप्रीम कोर्ट से एक गाइडलाइन लेकर के आए कि जो ये 4 कन्विक्टेड है, अगर ये लॉ के लूप होल्स का यूज कर रहे हैं कि 1 बाई 1 जाएगा, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन दे। आज कोर्ट को भी फाइनली हाई कोर्ट में भी साहब को समझ आ गया कि इन लोगों ने किस तरह से डिले की कोशिश कर रहे हैं, कि जब उनको मौका दिया गया तो वो नहीं किए, जब उनको मर्सी के लिए मौका दिया गया तो क्यूरी करके समय बर्बाद किए और स्टे करने के लिए हाई कोर्ट आ गए। तो फिलहाल यहाँ स्टे तो नहीं हुआ है, लेकिन अब पता नहीं उनको 22 को फांसी होगी या नहीं होगी, अब ये केंद्र दिल्ली सरकार जाने। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के पहले चरण को लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के पहले चरण को लॉन्च किया। इस दौरान पुल के पहले गाटर को रखा गया।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बर्फबारी से पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, लेकिन इलाके के लोगों के लिए ये बर्फबारी आफत का सबब बन गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के घाघरा नदी के नाम को सरयू किए जाने पर साधु संतों में खुशी की लहर है। दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि सिर्फ G7 जैसे ग्रुप सब कुछ तय नहीं करेंगे, G20 का रोल भी अहम होना चाहिए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पोंगल का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान जगह जगह खूबसूरत रंगोली नजर आ रही है। तमिलनाडु के मदुरै में जलीकट्टू प्रतियोगिता के दौरान पहले ही दिन 31 लोग घायल हो गए। ये प्रतियोगिता 31 जनवरी तक चलेगी। भारत इस साल SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कर सकता है और इस समिट में शामिल होने का पाक PM इमरान खान को न्योता दे सकता है। पंजाब पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपासना इंसा को नोटिस भेजा है। विपासना से मोड़ मंडी ब्लास्ट मामले में पूछताछ होगी, जिसमें 5 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने कार्यभार संभालते हुए कहा कि पुलिस आयुक्त प्रणाली प्रदेश के लिए एक बड़ा बदलाव है। मध्य प्रदेश के इंदौर में खेल मंत्री जीतू पटवारी ने मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी की और सभी को शुभकामनाएं दी। कड़ाके की सर्दी से जूझ रहे जम्मू कश्मीर में हुई बारिश और बर्फबारी ने लोगों की दुश्वारियां और बढ़ा दी हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बर्फबारी से लोग परेशान हैं। लेकिन कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फ की वजह से श्रीनगर के घरों की छतें सफेद चादर में लिपटी सी दिखाई दी। यही नहीं, पेड़ों, सड़कों, खंभों और खेतों पर भी बर्फ जमा हो गई। हालांकि सड़कों पर जमा बर्फ को साफ कराया गया, लेकिन लगातार होती बर्फबारी से बर्फ फिर जमा हो गई, जिससे लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर के मैदानी इलाकों के अलावा जम्मू के पहाड़ी इलाकों और लद्दाख में भी बर्फबारी अभी कुछ दिन जारी रहेगी। उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी में बर्फबारी के 9 दिन बाद भी अभी तक कई इलाकों में सड़कें बर्फ से ब्लॉक हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को रोजमर्रा की चीजें तक मुहैया नहीं हो पा रही। हालांकि बर्फ को लगातार हटाने का काम चल रहा है। देखिए कैसे बेलचों और मशीनों से बर्फ हटाई जा रही है। इस बर्फ की वजह से फिसलन इतनी ज्यादा है कि मशीन भी बैलेंस बड़ी मुश्किल से बिठा पा रही है। हालांकि PWD के कर्मचारी लगातार बर्फ हटाने में जुटे हैं ताकि जल्द से जल्द रास्ता खोला जा सके। यहाँ देख रहा हूँ मैं हरबोट बैंड में 2.5 से 3 फीट बर्फ जमा है रोड में। अभी हम मोटर सड़क पे मैं खड़ा हूँ और जिससे यहाँ के जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गई है। PWD के लोग यहाँ पे सुबह से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो अभी और लगभग 10 किलोमीटर तक रोड खोलनी बाकी है। बहुत ज्यादा बर्फ है। यहीं पे अभी कम से कम 1.5-2 फीट के करीब बर्फ है और जैसे जैसे आगे जाएंगे आगे 3 से 4 फीट के करीब बर्फ है। तो कश्मीर और उत्तराखंड के अलावा हिमाचल में भी लोग बर्फबारी से परेशान हैं। ये तस्वीरें चंबा की हैं, जहां बर्फबारी का आलम देखिए। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, मानो सब जम सा गया हो। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तो सड़क से बर्फ हटाने वाली मशीन भी जम गई है। ऐसे में बर्फ हटाने का काम भी ठप सा पड़ गया है। वहीं लाहौल स्पीति में तो बर्फबारी के बाद बिजली, सड़कें और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। ताजा बर्फबारी के बाद वाहनों के पहिए थम गए हैं और लोग घरों में कैद होकर रह गए। इलाके में पानी तक नहीं है। ऐसे में देखिए कैसे लोग बर्फ पिघलाकर गड्ढों से पानी निकाल रहे हैं ताकि अपनी और मवेशियों की प्यास बुझा सके। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन ऐसे ही हालात बने रहेंगे, यानी अभी लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। सिर्फ बर्फबारी ही नहीं, पहाड़ दरकने और मलबा रास्तों पर आने से भी लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर से हुए ताजा भूस्खलन से ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों के दौरान मौसम में हुए सुधार के बाद अभी मलबा हटाने का काम पूरा ही हुआ था कि तड़के हुए भूस्खलन के कारण मलबा वापस सड़कों पर उतर आया है। इस वजह से करीब 3 दिनों से बंद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 5000 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं। इस बीच बर्फबारी फिर से शुरू होने की वजह से जवाहर टनल पर भी बर्फ जमना शुरू हो गई है। वहां भी जम्मू जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई।
बर्फबारी की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर भी उड़ानों पर असर पड़ा है, क्योंकि बर्फ से विजिबिलिटी बेहद कम है। यही नहीं, रनवे पर बर्फ भी जमा हो गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनिहाल इलाके में रविवार से फंसे गुजरात से आए 160 सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया था। दिल्ली के पास नोएडा में हुई गौरव चंदेल की हत्या की गुत्थी और उलझ गई है। 6 जनवरी की रात जब गौरव चंदेल ग्रेटर नोएडा में अपने घर लौट रहे थे, घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लूटपाट के बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आरोपी गौरव चंदेल की कार लेकर फरार हो गए थे। लेकिन इस वारदात के 9 दिन बाद उनकी कार अचानक गाजियाबाद के मसूरी इलाके में खड़ी मिली, जिसे मंगलवार की रात इस रिहायशी इलाके में खड़ा कर दिया गया। जो लोग इस कार को यहां तक लाए वो सतर्क थे, इसीलिए उन्होंने कार को एक खाली प्लॉट के आगे खड़ा किया और चुपचाप वहां से निकल गए। लेकिन पड़ोस के मकान में रहने वाले बुजुर्ग को आहट हुई और उन्होंने जब करीब से कार को देखा तो उन्हें शक हुआ। मुझे आवाज आई, आवाज खिड़की बंद होने की जी, तो मैं जूते जाते पहले बाहर आया, देखा तो उधर से प्रदीप भी आ गया, मैं भी आ गया। दोनों जब देखे तो गाड़ी खड़ी हुई थी जी। हमने आगे पीछे घूम के देखा तो उसकी प्लेट टूटी हुई थी, दोनों में नहीं था जी। कितने कोई लोग नजर आए? कुछ लोग नहीं नजर आए। कार के आगे और पीछे के नंबर प्लेट हटा दिए गए थे, यानी कोशिश पुलिस को गुमराह करने की थी। लेकिन गाड़ी के आगे लगे स्टिकर से पुलिस ने नंबर का पता लगा लिया और तुरंत ही पता चल गया कि कार गौरव चंदेल की है। हाँ, ये लगभग रात को 11 बजे आकाश नगर जो मसूरी थाना क्षेत्र में पड़ता है, सूचना ऐसी प्राप्त हुई कि कुछ लोग इस गाड़ी को छोड़कर गए। तो पुलिस मौके पर पहुंची, गाड़ी को चेक किया। ये किया मॉडल की गाड़ी है, ग्रे कलर की गाड़ी है, नंबर प्लेट नहीं है। एक स्टिकर लगा हुआ था, स्टिकर से चेक किया गया तो पता चला कि गौरव चंदेल नाम की व्यक्ति की गाड़ी है। पुलिस रात में ही मौके पर आ गई थी, लेकिन इस बात का इंतजार किया गया कि शायद कोई कार को ले जाने के लिए आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट गई। गौरव चंदेल की हत्या नोएडा में हुई थी, लिहाजा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम पहुंची, जिसने कार के सभी हिस्सों का मुआयना किया। इसके बाद पुलिस का डॉग स्क्वाड भी पहुंचा। ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है और क्योंकि गुड़गांव से जो गौरव चंदेल है वो लौट रहे थे और उस दौरान वो रास्ते में उनका जो फोन है वो स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद परिवार पुलिस के पास गया था और पुलिस पर भी लापरवाही का क्योंकि इस मामले में आरोप लगा था। तो कुल मिलाकर कई ऐसे चीजें हैं जो इस गुत्थी को और ज्यादा उलझा देती हैं और सवाल खड़े करती हैं। निष्कर्ष के रूप में जो निकलकर चीजें सामने आ रही थी उसमें शुरू में ये कहा जा रहा था कि नोएडा पुलिस के हाथ एक भी सीसीटीवी का सुराग नहीं लगा है, लेकिन अब गाजियाबाद पुलिस के हाथ जरूर एक सीसीटीवी लगा है और उसकी भी पड़ताल जरूर की जा रही है। पुलिस के लिए हैरानी की बात है कि ग्रेटर नोएडा में गौरव चंदेल की हत्या के बाद उनकी कार को लेकर फरार हुए आरोपियों ने 9 दिन बाद गाजियाबाद में उनकी कार क्यों पार्क की? इसके पीछे पुलिस को गुमराह करना एक मकसद रहा होगा शायद। ये मैं फिर कहूंगा, ये जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो बेटर बताएगी, लेकिन हाँ, इस तरह के केसेस जहां पर इस तरह बहुत दिनों बाद होता है तो उसमें कई कारण उसके हो सकते हैं। उनमें से एक कारण ये भी रहता है जो आप बताएं। गौरव चंदेल हत्याकांड में नोएडा पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है और 9 दिन बाद जब गौरव की कार मिल गई तो पुलिस के लिए गुत्थी और उलझ गई। माना जा रहा है कि गौरव चंदेल की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई थी, लेकिन जब उनकी कार नोएडा से सटे गाजियाबाद के इलाके में मिली तो हत्या के मकसद पर सवाल खड़े हो गए। ये गाड़ी ही अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है क्योंकि 6 तारीख को गौरव चंदेल लापता हुए थे और यहाँ से वो इलाका जो है परथला वो करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से लेकर यहाँ तक ये गाड़ी कई दिनों के फासले के बाद पहुंची, यानी इस बीच ये गाड़ी कहाँ थी, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है। और क्या पुलिस को गुमराह करने के लिए इस गाड़ी को इतने दिनों बाद यहाँ पर लाया गया, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है। पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें ये कार इलाके में एंट्री करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इससे आरोपियों का पता नहीं चला। पुलिस को अब फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट का इंतजार है। 7 जनवरी को नोएडा एक्सटेंशन जाने वाली सर्विस रोड पर गौरव चंदेल का शव मिला था। 6 जनवरी की रात गौरव चौहान के परिवार के लिए दर्द भरी रात थी। ये वो जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्विस रोड है। इसी सर्विस रोड पे यहाँ ये बराबर में एक स्टेडियम है, यहाँ गौरव चौहान की लाश मिली थी पुलिस को सवेरे के वक्त 7 जनवरी को। बताया गया कि गौरव चंदेल की हत्या के बाद आरोपी उनकी कार लेकर वहां से फरार हो गए। यहां से सीधा रास्ता नेशनल हाईवे 24 होते हुए गाजियाबाद को जाता है और अगर पीछे जाएं तो करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर गाजियाबाद पहुंचा जा सकता है। गाजियाबाद के मसूरी थाने में जो है उनकी गाड़ी मिली है, तो कहीं न कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बदमाशों ने यहाँ से जाने का रास्ता जो चुना होगा तो हो सकता है जो लिंक करते हैं रास्ते यहाँ से हत्या के बाद, तो वो करीब 6 किलोमीटर की दूरी से बदमाश गाजियाबाद निकल सकते हैं। गौरव चंदेल हत्याकांड अब नोएडा पुलिस के साथ साथ गाजियाबाद पुलिस के लिए भी पहेली बन गया है। इस बीच पुलिस विभाग ने मामले की जांच के लिए एक बड़ी टीम बना दी है और आरोपियों की पहचान करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है।
दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और कहा कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना ने एक मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर हारून हफाज को ढेर कर दिया। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सशर्त जमानत दी और कहा कि वो 4 हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और चुनाव तक कोई धरना नहीं देंगे। उन्नाव के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर ने 30 हजारी कोर्ट से उम्र कैद के दिए फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी करने पर मुंबई यूनिवर्सिटी ने एकेडमी ऑफ आर्ट के डायरेक्टर योगेश सोमन को जबरन छुट्टी पर भेज दिया। औरंगाबाद के बीजेपी विधायक प्रशांत बम का एक शादी समारोह में खाए के पान बनारस वाला गीत पर नाचते हुए वीडियो वायरल हो गया। उत्तराखंड में देहरादून नगर निगम किन्नरों को मिलने वाली बधाई की रकम को तय करेगा, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही मुफ्त सुविधाओं पर बयान दिया तो आम आदमी पार्टी ने उसे लपक लिया। खबर के मुताबिक गौतम गंभीर ने कहा था कि लोग फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का महत्व नहीं समझते। और आप अगर ये कह रहे हैं कि निःशुल्क सेवा देने से उसका महत्व लोग नहीं समझते, तो 50,000 यूनिट सांसदों को फ्री बिजली मिलती है हर साल। गौतम गंभीर जी आज से कह दें कि सरकार के द्वारा जो 50,000 यूनिट फ्री बिजली उनको मिलेगी वो नहीं लेंगे। एक गरीब आदमी की सोच के आधार पर चीजों को देखिए गौतम गंभीर जी, और अपने पार्टी से भी अनुरोध कीजिए कि गरीब आदमी के दर्द को समझे। ये इस प्रकार का बड़बोलापन कि नहीं साहब निःशुल्क सेवा देने से लोग उसका महत्व नहीं समझते, आप झुग्गी में रहने वाले उस गरीब आदमी से पूछिए। लेकिन गौतम गंभीर ने भी ट्वीट करके केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि जो लोग इतने समर्थ नहीं हैं कि सुविधाओं के पैसे दे सकें, उन्हें सुविधाएं मुफ्त में मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने आम आदमी की तरह रहने की शपथ ली थी लेकिन अब सरकारी बंगला और गाड़ियों का सुख भोग रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को झूठी वाल बुलाना चाहिए। शाहीन बाग में नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल मणिशंकर अय्यर ने सरकार की तरफ इशारा करते हुए उसे कातिल बना दिया और इस पर हंगामा मचा हुआ है। कुछ सहारा भी आप हम मुझसे चाहते हो, मैं हम नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मुझसे चाहते हो वो मैं देने को तैयार हूं और जो भी कुर्बानियां देनी हो उससे मैं भी शामिल होने को तैयार हूं। अब देखे कि किसके हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा जाओ खाते। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये अपना तुरुप का पत्ता बचा के रखती है और कई इम्पोर्टेंट विषय पर जानबूझकर ये तुरुप का पत्ता कांग्रेस चलती। कांग्रेस तो इतनी गालियां दे ही रही थी। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, पी चिदम्बरम, सुरजेवाला साहब, ये तो रोज एक न एक गालियां दे रही थी। लेकिन अब कुछ नहीं बचा तो फिर मणिशंकर अय्यर को लाए हैं। जब भी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान को होकर आते हैं तो नए गुट पी के आते हैं, नए इंजेक्शन लेके आते हैं और भारत विरोधी भाषा बोलने लगते हैं। वो तो हमारी सरकार को, हमारे नेतृत्व को कातिल कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी को चाहने वाले लोग उनको ऐसे राजनीतिक राक्षसों का राजनीतिक अंत करने वाले देवता के रूप में देखते हैं। यही फर्क है, इसलिए जनता उनको प्यार करती है। देखिए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है वो कब आए पाकिस्तान से, पाकिस्तान गए नहीं गए, लेकिन मणिशंकर जी
अपनी राय देने में कभी चूकते नहीं है, ये तो सब जानते हैं। आप उन पर कितना चाहें क्रिटिसिज्म कर लें, लेकिन वो अपनी राय देते जरूर हैं।